ए, बी एंड सी, ये तीन डिपार्टमेंट से प्रोडक्ट गुजर कर तैयार हो रही है। द कंपनी यूजेस FIFO मेथड फॉर प्रोसेस कॉस्टिंग। A review of the department A's cost records for the month of January 2014 shows the following details. अब इसमें देखें यूनिट सीएम है वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री के 1 जनवरी 2014 75% कंप्लीट एज टू कन्वर्जन कॉस्ट, इसमें 75% कंप्लीट है। ये डिपार्टमेंट ए है, पहला डिपार्टमेंट है, इसमें मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट भी गिवन है। अच्छा, एडिशनल यूनिट स्टार्टेड इन जनवरी 2014 110,000, ये जो मजीद यूनिट आपने स्टार्ट किए हैं और इसमें मटेरियल कॉस्ट इनकर हुई है, लेबर कॉस्ट। वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री एज एट 31 जनवरी 2014 18,000, ये क्लोजिंग इन्वेंट्री और वर्क इन प्रोसेस है और जो कि 50% कंप्लीट एज टू कन्वर्जन। और यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड इन जनवरी 2014 100,000। Overhead is applied at a rate of 120% of direct labor. Normal spoilage is 5% of output. अच्छा, ये जब यहाँ लिखा हो 5% of output, तो आउटपुट का भी मतलब वही होता है जो आपकी यानी इंस्पेक्शन स्टेज से पास हो चुका हो, उसी को हम आउटपुट भी कहते हैं। ठीक है, तो और द स्पॉइल्ड यूनिट्स आर सोल्ड इन द मार्केट एट द रेट ऑफ 6 पर यूनिट। ठीक हो गया। ये क्वेश्चन है, एक रिवीजन हो जाएगी आपको इसको करने से। ये किया आप लोगों ने कि नहीं किया अभी तक? हिम्मत की है? अच्छा जी, ओके। एग्जाम्पल नंबर 2। अच्छा, इसमें आपने बनाना है प्रोसेस अकाउंट, प्रोसेस 1 अकाउंट, जिसको प्रोसेस ए कह रहे हैं। अच्छा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरा बड़ा आप उसके पॉइंट ऑफ व्यू से एक एक चीज बड़ी क्लैरिटी में आपको शो होनी चाहिए। यूनिट्स और रुपीस, यूनिट्स एंड रुपीस। डेबिट साइड पे अगर आप देखें इनपुट में वो लिख रहा है जी के वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री एज एट जनवरी 1 2014, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस वो लिख रहा है 75% कंप्लीट एज टू कन्वर्जन कॉस्ट, एज टू कन्वर्जन कॉस्ट। तो इसका मतलब है कि मटेरियल हमेशा स्टार्ट ऑफ द प्रोसेस है। ठीक है, जब इस तरह वर्डिंग लिखी हो तो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस और इसके जो यूनिट है ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस के वो 16,000 यूनिट्स हैं। और इस पर जो कॉस्ट दी हुई है वर्क इन प्रोसेस की, बताइए कितनी कॉस्ट है, आप मुझे खुद बताइए। कैसे लूं मैं कॉस्ट? सर मटेरियल और लेबर को ऐड करके। मटेरियल आपको दिया हुआ है 64,000 का आई थिंक, लेबर गिवन है 28,000 का। इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या ये ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस बन जाएगी?
नीचे एक लाइन और भी लिखी हुई है, बिल्कुल एंड पे देखो, ओवरहेड इज अप्लाइड एट द रेट ऑफ 120% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। इसका मतलब है कि जब तक ओवरहेड ऐड नहीं करोगे ये कॉस्ट कंप्लीट नहीं होगी। इसमें तीन आएंगी, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स। तो पहले तो इसकी कैलकुलेशन करके लाओगे, इसकी एक छोटी सी वर्किंग बेशक बना लो या प्लस कर लो। मटेरियल है इसमें 64,000, मटेरियल 64,000, लेबर 28,000 और फैक्ट्री ओवरहेड के मुताबिक कह रहा है दैट इज 120% ऑफ लेबर कॉस्ट। तो लेबर अगर 28,000 है, इसका 120% लें तो 33,600, 33,600 की अमाउंट आ जाएगी। इन तीनों को ऐड कर लें, 1 to 5, ये ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस आएगा यहां पर। जहां जहां लेबर की कॉस्ट आएगी वहां पर ओवरहेड मस्ट ऐड होगा, और जहां उसने रेट एक ही दिया हुआ 120%, आप उतना लगा दोगे। अब इससे आगे देखिएगा, एडिशनल यूनिट स्टार्टेड इन जनवरी 2014, जो एडिशनल यूनिट आपने स्टार्ट किए हैं जिसको इनपुट कहोगे, और इस पे भी मटेरियल की कॉस्ट लग रही है। 110,000 यूनिट्स हैं, 430,500 इसकी कॉस्ट है मटेरियल की। और इसके बाद इस पे लेबर कॉस्ट लग रही है। अब लेबर अलहदा दी हुई है, लेबर कॉस्ट है उसने क्वेश्चन में जो गिवन है, लेबर कॉस्ट हमारी गिवन है जी 230,000। तो जहां लेबर आ गई एफओएच भी डालना पड़ेगा, एफओएच क्योंकि कॉस्टिंग कंप्लीट होती नहीं है, वो वही रूल है 120%। तो 230,000 का 120% लें, टू ये सारी इनपुट कॉस्ट आ गई। अब क्रेडिट साइड पे वो देखिए वो क्या लिख रहा है, देखिए वो लिखता है वर्क इन प्रोसेस जो है वो 18,000 है, और यूनिट्स कंप्लीटेड 100,000, ये बनता है 118,000। डेबिट साइड का टोटल है 126,000, इसका मतलब लॉसेस भी हैं। ठीक है, तो यूनिट्स में पहले आप नॉर्मल लॉस लीजिएगा, और नॉर्मल लॉस को वो क्या कह रहा है कि नॉर्मल लॉस शैल बी 5% ऑफ आउटपुट। ठीक है, तो आउटपुट कितने परसेंट, आउटपुट कितनी है, कौन सी हुई है। वैसे एक चीज याद रखिएगा, यहाँ आउटपुट का मतलब जो आपने लेना है ये वही लेना है जैसे हम कैलकुलेट कर रहे थे, जो इंस्पेक्शन स्टेज तक पहुंच चुका है वो आउटपुट है, सिंपल। यहाँ चूंकि कोई नहीं लिखा हुआ स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन, जिस क्वेश्चन में स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन ना लिखा हुआ हम उसको 100% लेते हैं। ये तो हमने पहले शुरू में आपको बताया था कि कुछ नॉन अजम्पशंस होती हैं। अगर कहीं पर आपको ये ना लिखा होगा कितने परसेंट के बाद इंस्पेक्शन स्टेज आ रही है, तो आपने उसको एंड ऑफ द यानी 100% कंसिडर करना है। तो इसका मतलब 100% जो कंप्लीट हुए हैं वो सिर्फ एक ही है, और वो है जो ट्रांसफर हुए हैं, एंड दीज यूनिट आर 100,000, तो इसका 5% ले लो, 5,000। तो ये जो डिफरेंस आएगा वो नॉर्मल लॉस हो जाएगा। उसके बाद जो आपने ट्रांसफर किए हैं, और जो ट्रांसफर किए हैं वो यकीनन प्रोसेस बी को करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन के ऊपर बिल्कुल स्टार्ट में लिखा हुआ है कि आपकी प्रोडक्ट 3 प्रोसेस से गुजरकर बनती है, प्रोसेस ए, प्रोसेस बी एंड प्रोसेस सी। तो ये जो ट्रांसफर्ड आउट है वो प्रोसेस बी है। ये यूनिट उसने दिए हुए हैं 100,000, और बाकी जो उसने कुछ कहा है क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस वो 18,000। अब इस साइड को टोटल करें तो कुछ डिफरेंस आएगा, लेकिन इसका टोटल 126 होना चाहिए जो नहीं है। यहाँ टोटल कीजिएगा 18.123, और इसका मतलब 3,000 जो है दैट विल बी द एबनॉर्मल। अब हम इसकी कॉस्टिंग स्टार्ट करेंगे, तो नॉर्मल लॉस की कॉस्टिंग तो सिंपल है, इट शुड बी इक्वल टू द स्क्रैप वैल्यू। और स्क्रैप वैल्यू कितनी गिवन है, 6 रुपीज पर यूनिट। ओके,
तो 5000 यूनिट है, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दें 30,000। अब इसके फौरन बाद आपने बनाना होता है इक्विवेलेंट यूनिट्स। मटीरियल, अच्छा अब यहाँ 3 एलिमेंट है, मटीरियल है, लेबर है और FOH है। देखिए जो लेबर और FOH की परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन है वो सेम है। जहां उसने परसेंटेज लिखा, अगर आप देखो तो कन्वर्टेड का वर्ड लिखा हुआ है। कन्वर्टेड का मतलब है कन्वर्जन कॉस्ट। कन्वर्जन कॉस्ट लेबर और FOH दोनों इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। इस वजह से मैं इसको लेबर FOH को लहदा नहीं बनाऊंगा, तो दोनों का सेम आएगा, यानी सेम इक्विवेलेंट यूनिट आएगा, इसलिए मैं कन्वर्जन कॉस्ट का बना रहा हूं। तो यूनिट्स ट्रांसफर्ड आउट, कितने यूनिट आपने ट्रांसफर किए हैं? आपने टोटल यूनिट ट्रांसफर किए 100,000। मेथड ध्यान में रखिएगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, तो यकीनी बात है इसमें से सबसे पहले ओपनिंग लेस कर देते हैं। लेस ओपनिंग, वर्क इन प्रोसेस यूनिट 16,000 और 16,000 पहले पूरा माइनस कर दो, और माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा इसको मैं लिखूंगा यूनिट्स ट्रांसफर फ्रॉम करंट प्रोडक्शन। ये वो यूनिट है जो मैं करंट प्रोडक्शन से ट्रांसफर कर रहा हूं 84,000। अब इससे आगे चलिए, एबनॉर्मल लॉस। अच्छा ओपनिंग को पहले ले आए ना, ओपनिंग को दोबारा ऐड करें, ऐड ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस कंप्लीटेड दिस पीरियड। अब ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस देखें 16,000 है। मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना मुकम्मल है? 100%। पहले से इसको नील कर दो, मजीद कोई कॉस्ट नहीं लगेगी। अच्छा कन्वर्जन ये कितना है, ओपनिंग कितना कंप्लीट था? ओपनिंग वो लिख रहा है 75% कंप्लीट एज टू कन्वर्जन कॉस्ट, इसका मतलब 25% मैंने कॉस्ट और लगाई विच इज 4,000। फिर इसी तरह क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस कंप्लीटेड दिस पीरियड। अब नॉर्मल लॉस भी लिखना था, वो बाद में लिख लेते हैं, सो के 18,000 यूनिट्स हैं। यकीनी बात है ये सारे यूनिट्स करंट प्रोडक्शन से हैं, तो इसमें मटेरियल जो है वो पूरा लगा 18,000। इस पे कन्वर्जन कॉस्ट लगेगी, कितने परसेंट कंप्लीट है ये आपका? एज पर क्वेश्चन 50% कंप्लीट है, तो इट मींस कि ये 50% ऐड कर दो 9,000। फिर एबनॉर्मल लॉस को लीजिएगा। एबनॉर्मल लॉस जो 3,000 है वो भी करंट प्रोडक्शन से है, और इसके स्टार्ट ऑफ द मटेरियल इशू हुआ, कन्वर्जन भी पूरा 3,000 ही आएगा। अब इसको प्लस कर लें, जी कि हमारा इक्विवेलेंट यूनिट्स जो है वो बन गए। अब जब इक्विवेलेंट यूनिट आए तो अब यूनिट कॉस्ट निकालनी है आपने उसी तरीके से, और चूंकि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है तो ओपनिंग में जो मटेरियल लेबर कॉस्ट है उसको छोड़ दोगे। तो सबसे पहले मटेरियल का आप कैलकुलेशन कर लो। मटेरियल की जो इनपुट कॉस्ट है वो 430,500 है। इसमें से स्क्रैप वैल्यू 30,000 लेस कर दें, और होल डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट यूनिट 105,000। 3.814
यार मुझे कुछ गलत लग रही है ये। ठीक है सर, बुक में भी यही ठीक है 3.81428 कन्वर्जन कॉस्ट। अब कन्वर्जन कॉस्ट के लिए दोनों को ऐड कर लो 230,000 और 276,000 को, क्योंकि ये लेबर कॉस्ट प्लस ओवरहेड कॉस्ट होल डिवाइडेड बाय 100,000 5.06। इसको टोटल कर लिया हमने तो 8.87428 आ गए। अच्छा अब कॉस्टिंग शुरू करते हैं। नॉर्मल लॉस की कॉस्टिंग करनी है बिल्कुल उसी तरीके से। अच्छा अब नॉर्मल लॉस को ज़हन में रखिएगा, क्योंकि ये करंट प्रोडक्शन से है और इसमें मटेरियल भी 100% लगा है, कन्वर्जन भी 100% लगी है, तो आप सीधा इससे मल्टीप्लाई कर दो। इसको तो अलग-अलग करने की जरूरत ही नहीं है मुझे। तो 3000 इंटू 8.87428 26623। अच्छा अब लेकिन जब मैं प्रोसेस 2 की कॉस्टिंग करूंगा तो प्रोसेस 2 चूंकि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, इससे 100,000 में 16,000 यूनिट ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस से हैं, 84,000 करंट प्रोडक्शन से हैं। तो अब उसकी कैलकुलेशन कर लें, प्रोसेस बी की कैलकुलेशन। तो सबसे पहले फ्रॉम ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस में लूंगा। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस से हम कितने यूनिट ट्रांसफर करेंगे? 16,000 यूनिट्स। और इनकी ब्रॉड फॉरवर्ड पहले अमाउंट उठाइएगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एज इट इज उठाइएगा 125,600। लेकिन इस पे मजीद कन्वर्जन कॉस्ट भी लगी आपकी, वो प्लस कर दो। और कन्वर्जन कॉस्ट कितनी लगी है? 16,000 इंटू कन्वर्जन कॉस्ट है हमारी 5.06, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 25% कॉस्ट हमने मजीद लगाई है, क्योंकि 75% वो पहले से कंप्लीट था। 20। अब इसको प्लस करो, ये 16,000 यूनिट की कॉस्ट आई 145,840। अब मैं लूंगा फ्रॉम करंट प्रोडक्शन। अच्छा करंट प्रोडक्शन से 84,000 यूनिट्स हैं, ये तो स्टेट में कैलकुलेट कर लो। 84,000 इंटू 84,000 को मल्टीप्लाई करो 8.87428 745,440। इसको प्लस कर लें 891 280। ठीक है जी, 890,280 891,280। अब रह गया क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस जो है वो भी करंट प्रोडक्शन से है, लेकिन इसमें मटेरियल 100% आएगा, कन्वर्जन जो है वो हमारी 50% आएगी। ठीक है, क्योंकि ये 50% कंप्लीट थी। तो इसको कैलकुलेट कर लें क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस को। मटेरियल 18,000 इंटू 3.81428 100% देना आपने। हाउ मच? 657। और कन्वर्जन कॉस्ट 50% लेंगे 18,000 इंटू 4.
5.06 into 50%, 45,500, 540, इसको ऐड कर लें 114,197। अब दोनों साइड टोटल करके चेक करो, टैली होना चाहिए। चेक इट। ये ओके है? कोई क्वेश्चन इसमें पूछ रहा हूं? अगला क्वेश्चन देखिए, एग्जांपल 3। अब ये सिर्फ मैं आपको डिस्कस करूंगा, ये करूंगा नहीं क्योंकि इजी लग रहा है मुझे। हाँ, लेंथी जरूर है कि इसमें 3 प्रोसेस मांगे हुए हैं, प्रोसेस एक्स, प्रोसेस वाई और प्रोसेस जी, 3 प्रोसेसेस हैं। तो इसमें क्वेश्चन में इसको लाजमन करना है क्योंकि आप ये सीखेंगे कि प्रोसेस 1 से 2 में कैसे ट्रांसफर होगा, 2 से 3 में कैसे ट्रांसफर होगा। तो ये कंटिन्यूएशन का क्वेश्चन है, उस लिहाज से ये अच्छा भी है। तो एग्जाम्पल 3 में देखिए, केमिकल इज मैन्युफैक्चर्ड बाय पासिंग थ्रू 2 प्रोसेसेस एक्स एंड वाई using 2 type of direct material A and B. In process Y, a byproduct is also produced, which is then transferred to process Z, where it is completed. For the first week of a month, the actual data has been followed. अच्छा, इसमें वो byproduct भी आ गया, तो ये भी साथ करना पड़ेगा हमें। तो जरा देखें पहले क्वेश्चन को, देखें पहले क्लियरली वर्डिंग को फॉलो करना है। देखें हमारे 2 प्रोसेस है, 3 नहीं है। वो ऊपर तीसरा उसने क्यों दिया हुआ है वो नीचे हमें पता लगा। हमारे 2 प्रोसेस हैं एक्स और वाई, और इसमें हम 2 टाइप के मटेरियल्स बना रहे हैं, मटेरियल ए और मटेरियल बी। ठीक है, और आगे लिखता है जी कि इन प्रोसेस वाई a byproduct is also produced which is then transferred to process Z। तो प्रोसेस Y है ना, उसमें एक हमारी बाय प्रोडक्ट तैयार होती है और उसको फिर आप फर्दर प्रोसेस करते हो प्रोसेस Z में। अब ये बाय प्रोडक्ट प्रोसेस हो रही है, ठीक है। तो फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ मंथ एक्चुअल डाटा हैज बीन एज फॉलोज। अब देखिए इसमें आउटपुट ऑफ द मेन प्रोडक्ट्स दी हुई है 9400 और 8000, 2 प्रोसेसेस की। आउटपुट बाय प्रोडक्ट 1400 है। लेकिन ये बात है, जो प्रोडक्ट आउटपुट है बाय प्रोडक्ट की, वही इनपुट हो जाएगी प्रोसेस जी में, ठीक है। डायरेक्ट मटेरियल 9500 यूनिट आपने इनपुट दिया, इवन डायरेक्ट मटेरियल भी आपने ऐड किया है 500 kg, ठीक है। और डायरेक्ट मटेरियल बी एडेड इन प्रोसेस, उसकी अमाउंट नीचे दी हुई है। डायरेक्ट वेजेस हैं, स्क्रैप वैल्यू है, और स्क्रैप वैल्यू नॉर्मल लॉस की होती है, नॉर्मल लॉस ऑफ ईच प्रोसेस इन of unit in process. Factory overhead are budgeted at 240% of direct wages and are absorbed on the basis of direct wages. Actual factory overhead for the week amounting to 65,000. अच्छा, ये एक्चुअल एफओएच है। देखो आपने कभी भी एक्चुअल एफओएच नहीं लेने हैं, कॉस्टिंग के अंदर एक्चुअल एफओएच कभी नहीं लिए जाते, हमेशा एब्जॉर्ब लिए जाते हैं। हमने चैप्टर पढ़ा हुआ है ओवरहेड एब्जॉर्ब का, तो जब भी एब्जॉर्ब भी दिए हुए हैं, एब्जॉर्ब दिए हुए हैं 240%, तो आपने एब्जॉर्ब ही लेने हैं, राइट। Estimated sales value of the byproduct at the time of transfer to product Z was ₹22 per unit। जो सेल्स वैल्यू है बाय प्रोडक्ट की वो 22 है, जहां पर आपने अलहदा हुई थी वाई से, जब बाय प्रोडक्ट निकली थी। और बाय प्रोडक्ट का एक ही तरीका है, और हमने पढ़ा था कि शेल बी ट्रीटेड लाइक अ नॉर्मल लॉस।
यानी इसकी जो स्क्रैप वैल्यू है उससे हम इसको क्रेडिट करेंगे, फिर ये प्रोसेस जी में चला जाएगा और जी में ये इनपुट हो जाएगी, फिर इनपुट कॉस्ट लगेगी और उस पर उसकी कॉस्टिंग कंप्लीट होगी। तो बहुत मुश्किल नहीं है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। तो करोगे या मैं ही कर दूं इसको भी? बोलो, दे दूं होमवर्क के लिए? फिर करवा ही देंगे, इसमें 3 प्रोसेस आ गए। चले ठीक है। इसमें ना यकीनी बात है कि मैं समझाना तो ज़्यादा फोकस मेरा जी की तरफ है, प्रोसेस जी के, लेकिन चूंकि कॉस्टिंग तो एक्स से स्टार्ट होनी है, क्योंकि ये मैंने बताया था क्यूमुलेटिव प्रोसेस होता है, पहले एक्स बनेगा फिर वाई बनेगा और फिर जी की तरफ आएंगे। ये मैं कर ही नहीं सकता कि दरमियान से उठा लो। तो लेट स्टार्ट एनी हो, टाइम नहीं लगेगा इस क्वेश्चन को, जल्दी हो जाएगी। अब मैं पूरा उस तरह नहीं बनाऊंगा जिस तरह ये किया, मुख्तसर करेंगे। अब आप इसको खुद घर पे जब करेंगे तो इंशाल्लाह प्रॉपर तरीके से कर लीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर 3 है जी। पहले आप प्रोसेस एक्स अकाउंट ओपन करो। ये प्रोसेस एक्स है, प्रोडक्ट ना लीजिएगा, कोई फर्क आ जाता है प्रोडक्ट और प्रोसेस में ना, इसमें फर्क आ जाता है। जी अब आइए, तो सबसे पहले इनपुट की तरफ आते हैं। प्रोसेस ए में यहां पर दिख रहा है डायरेक्ट मटेरियल ए, कितने यूनिट आप इनपुट कर रहे हो डायरेक्ट मटेरियल ए के? 9500 डाटा में देखते जाना। और सिर्फ अभी मैं एक्स कॉलम यूज कर रहा हूं और इस पे जो कॉस्ट है 123,500 है। इसी तरह नीचे देखिएगा वो लिख रहा है डायरेक्ट मटेरियल बी ऐड किया। अच्छा, इसमें वो लिख रहा है 500 kg, तो इसका मतलब यूनिट 500 हुए और इसकी अमाउंट नीचे दी हुई है, उसी से नीचे देखें डायरेक्ट मटेरियल बी एडिड इन प्रोसेस 19,500। ठीक है, इसके नीचे डायरेक्ट वेजेस दी हुई हैं और डायरेक्ट वेजेस है हमारी 15,000 और फिर FOH जो है वो नीचे और स्क्रॉल करो, नीचे क्वेश्चन को मूव करो तो नीचे लिखता है द फैक्ट्री ओवरहेड आर बजटेड एट 240% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस का 240% लीजिएगा। 15,000 का 240% कितना आया? 36,000। ये डेबिट साइड आ गई। अब इसकी कैलकुलेशन देखिएगा, इसमें लॉसेस वगैरह कैसे निकालने हैं। अच्छा, नॉर्मल लॉस ऑफ यूनिट इन प्रोसेस जो है उसमें परसेंटेज में दिया हुआ है 4% है, 4%। इसमें कोई क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस उसने नहीं दिया हुआ, तो 4% लॉस हुआ तो वो तो फिर 10,000 का ही होगा। तो 10,000 का 4% देख लो, वर्क इन प्रोसेस तो नहीं है, नीचे मूव करके देख लो। नहीं, कोई नहीं है। ठीक है, तो अब ये 10,000 का 4% लिया तो डायरेक्ट नॉर्मल लॉस आ गया, 400 बनेगा। और इसकी स्क्रैप वैल्यू कितनी गिवन है? स्क्रैप वैल्यू ₹5 पर यूनिट, 5 into 4 2000। ठीक है जी, अब जरा देखें 10,000 में से कितने यूनिट आपने ट्रांसफर किए हैं। जी, आउटपुट सबसे ऊपर लिखी हुई है एक्स कॉलम में, आउटपुट ऑफ द मेन प्रोडक्ट 9400। आपकी जो आउटपुट है वो प्रोसेस वाई में जाएगी, मैं उसका प्रोसेस वाई लिखूंगा 9400। तो ऑब्वियसली 200 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है विच इज नॉट एज एबनॉर्मल लॉस। जहां क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस भी ना हो, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस भी ना हो, तो आपने पढ़ा था किसी किस्म का कोई इक्विवेलेंट यूनिट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। ये याद रखिएगा, इक्विवेलेंट यूनिट सिर्फ वहां पर कैलकुलेट किया जाता है जहां पर कोई भी यूनिट 100% कंप्लीट ना हो।
अब जरा तीसरी बात भी ज़हन में रखिएगा, अगर आपका ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस नहीं है, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस नहीं है, जिस तरह इस क्वेश्चन में नहीं है, एबनॉर्मल लॉस है, लेकिन एबनॉर्मल लॉस की परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन देता है, इक्विवेलेंट यूनिट बनाना पड़ेगा। तो लॉजिक इक्विवेलेंट यूनिट की है कि अगर कोई भी यूनिट ऐसा है जो 100% कंप्लीट नहीं हुआ, चाहे वो लॉस की फॉर्म में है या प्रोसेस की फॉर्म में है, तो इक्विवेलेंट यूनिट लाजमन बनाना पड़ेगा। तो ओके, तो अब यहां पर इक्विवेलेंट यूनिट की कोई जरूरत नहीं है, सीधा यूनिट कॉस्ट निकालो, इसको प्लस कर लो, कितना आ रहा है 190, 4000, 10,000 यूनिट्स हैं, ये भी 10,000 हो गए। अच्छा, अब मैं यूनिट कॉस्ट निकालूंगा तो वो जो फार्मूला शुरू में पढ़ा था कॉस्ट ऑफ इनपुट जो कि 190, 4000 है, टोटल ले लो, टोटल इनपुट कॉस्ट माइनस नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू 2000, ये 192,000 हो गया, होल डिवाइडेड बाय इनपुट यूनिट 10,000 माइनस लॉस यूनिट 400, नॉर्मल लॉस वाले सिर्फ 20। अच्छा, पॉइंट्स में तो नहीं है ना, पूरा पूरा ना। अब ये Yes, sir, 20 पूरे। रुपीज आई, ठीक हो गया। अब ये 20 को 200 से मल्टीप्लाई करो, 4000, 20 को 9400 से मल्टीप्लाई करो, 188,000। तो ये डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल आ गई। इसी तरह मैं इसी कंटिन्यूएशन में प्रोसेस वाई बना देता हूं। अच्छा, प्रोसेस वाई में अब जो प्रोसेस, ये देखिएगा प्रोसेस एक्स में ये जो आपने ट्रांसफर किया था वाई को, वो वाई प्रोसेस में इनपुट शो हुआ। अब यहां लिखोगे प्रोसेस एक्स, और आप भी आप माइंड में रखिएगा, मैंने एक चीज आपको समझाई हुई है, जब भी सेकंड प्रोसेस हो, थर्ड प्रोसेस हो, फोर्थ प्रोसेस हो, यानी जब भी कोई सब्सिक्वेंट प्रोसेस में जब आप कॉस्टिंग करोगे, तो पिछले डिपार्टमेंट से जो कॉस्ट ले रहे होते हैं उसको भी हम मटेरियल की तरह कंसीडर करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कुछ आगे चलिएगा, अब देखें डायरेक्ट मटेरियल ए इसमें ऐड नहीं हो रहा। अब देख लो, एक वाई का कॉलम देखते जाओ उस क्वेश्चन में कि इसमें कोई ऐड नहीं हो रहा, लेकिन डायरेक्ट मटेरियल बी जरूर ऐड हो रहा है, और कितना हो रहा है 300 kg। तो डायरेक्ट मटेरियल बी और 300 kg ऐड हो रहा है, और इसकी कॉस्ट जो है वो 48,100 है। तो असल में ये जो आपने प्रोसेस एक्स से रिसीव किए हैं 9400 यूनिट, जिसकी कॉस्ट 188,000 है, यही मेरा मटेरियल कंसीडर होगा। अच्छा, डायरेक्ट मटेरियल बी के बाद अब डायरेक्ट वेजेस की तरफ आते हैं, और डायरेक्ट वेजेस हमें गिवन है इसमें 10,000, और फिर डायरेक्ट वेजेस के बाद फैक्ट्री ओवरहेड वही 240% आप लीजिएगा तो 24,000 आ जाएगा। अब इसी तरह क्रेडिट में आएगा नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस अगेन वो कह रहा है जी कि आपका नॉर्मल लॉस है 5%, इस प्रोसेस में नॉर्मल लॉस 5% है। कितना बना 9700 का 5%, 485, और ये सेल होगा ₹10 में 4850। अच्छा, अब आइएगा इसमें नॉर्मल लॉस के बाद, अभी एबनॉर्मल लॉस नहीं लिखूंगा मैं, अभी मैं लिखूंगा बाय प्रोडक्ट। अब जो बाय प्रोडक्ट तैयार हो रही है वो देखो 1400 यूनिट्स हैं। अब चलो उसको लिखने से पहले एक और भी देख लो, टोटल प्रोडक्ट तैयार कितनी हो रही है, ये 9700 है और वो 9400 है, 300 का लॉस हो रहा है। नहीं समझ आई मेरी बात? देखो आउटपुट आपकी जो है प्रोडक्ट बाय की वो 8000 यूनिट्स हैं, आउटपुट ऑफ बाय प्रोडक्ट 1400 यूनिट्स हैं,
तो 9400 यूनिट क्रेडिट साइड पे आएंगे ना, 9400 प्लस 9485 9885, और यहाँ पर ये यूनिट कम है, यहाँ एबनॉर्मल गेन आ रहा है, इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि यहाँ एबनॉर्मल लॉस नहीं लिखूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर एबनॉर्मल लॉस की बजाय एबनॉर्मल गेन आएगा, और यहाँ मैं लिखूंगा एबनॉर्मल गेन। एक दफा फिर रिपीट कर देता हूं कैसे गेन आ रहा है। देखो अभी मैं लिखने से पहले, क्योंकि हम डेबिट और क्रेडिट देख लेते होते हैं कि लॉस कितना है। 9700 मेरी इनपुट है ना टोटल, और क्रेडिट साइड पे जो आउटपुट है वो 8000 है, आपकी 8000 आउटपुट है और 1400 बाई प्रोडक्ट है, यानी 9400। अगर इसके मुताबिक देखो तो 300 का लॉस हो रहा है। तो यहाँ लॉस कितना लिखा हुआ आपने, 485 ज्यादा लिखा हुआ है। इसका मतलब मेरा जो लॉस हुआ है वो एक्सपेक्टेशन से कम है, एक्सपेक्टेशन ज्यादा थी, तो लॉस कम है, तो ये बाकी एबनॉर्मल गेन हो जाएगा 185। अच्छा अब आइएगा बाई प्रोडक्ट की तरफ। अच्छा बाई प्रोडक्ट जितनी भी है वो लिख रहा जी क्वेश्चन में, वो प्रोसेस जी में जाएगी। तो यहां पर मैं अब लिखूंगा प्रोसेस जी। ये बाय प्रोडक्ट है, लेकिन चूंकि फर्दर प्रोसेस हो रही है, मैंने प्रोसेस जी लिखा, और बेशक ब्रैकेट में लिख दो बाय प्रोडक्ट। और ये उसने यूनिट दिए हुए 1400, और इसका भी तरीकाकार बिल्कुल वही है जो नॉर्मल लॉस का है। इसकी कॉस्टिंग नहीं करनी है आपने, बिल्कुल नॉर्मल लॉस की तरह ट्रीट करना है। बताइए कितना आया इसकी। इसकी जो वैल्यू है वो नीचे दी हुई थी मेरे ख्याल में क्वेश्चन में 22 शायद, जो बिल्कुल आखिरी लाइन में देखो, estimated sales value of the byproduct at the time of transfer to process C was rupees 22 per unit। इसको 22 से मल्टीप्लाई कर दो 30, ठीक हो गया। देन अच्छा अब आइएगा, जो ट्रांसफर किया है, जो आउटपुट है वो फिनिश गुड्स में जा रही है, क्योंकि दो प्रोसेस निकालना एक्स और वाई। जो जी है ना वो तो एक एडिशनल है ना उसके लिए, बाई प्रोडक्ट के लिए। प्रोडक्ट तैयार हो गई है, और ये हमारी प्रोडक्ट है जी। इसकी आउटपुट दी हुई है इसने 8000। अब डेबिट और क्रेडिट टोटल करोगे तो 9, ये यूनिट सिर्फ कर रहा हूं अभी, इसको नहीं अभी कर सकता मैं, क्योंकि यहां पर अमाउंट आनी है 9885 और 9885। अब जरा यूनिट कॉस्ट निकालिएगा। सेम उसी तरीके से यूनिट कॉस्ट निकलेगी। कॉस्ट ऑफ इनपुट कितनी है, इन सबको टोटल कीजिएगा। 188 प्लस 48 100 प्लस 10,000 प्लस 24,000, 27100 माइनस 4850 माइनस, ये भी लेस करना, मैंने कहा ना इसको बिल्कुल उसी तरह ट्रीट करना जैसे आपने नॉर्मल लॉस को किया। 30,800 होल डिवाइडेड बाय इनपुट यूनिट कितने थे मेरे 9700, इसमें से नॉर्मल लॉस कितने हुए हैं 484, और बाय प्रोडक्ट कितनी है 1400। इसकी यूनिट कॉस्ट निकालिए। 30 पूरी पूरी, अगेन होल आ रही है ना, होल वैल्यू। अब ये 30 को मल्टीप्लाई करो 8000 से, आई थिंक 240,000। इसको प्लस कर लो, ये साइड अभी मैं पहले प्लस कर रहा हूं। 276, ये अमाउंट यहां ले आए। अच्छा अब यहां मैंने कोई डिफरेंस नहीं निकालना प्लीज, ये कैलकुलेट करनी है।
ये सिंपल 185 इंटू 30 करो, 555। अब प्लस करके देख लो, ये इक्वल आनी चाहिए। ठीक है जी। अब प्रोसेस जी में आइएगा बाय प्रोडक्ट वाले में। अब बाय प्रोडक्ट वाले को पहले रीड कीजिएगा। आउटपुट आ रही है 1250, ये प्रोसेस जी। तो इनपुट इसकी कितनी है, 1400 हो जाएगी ना उसकी। और इससे आगे लिख रहे हैं डायरेक्ट मटेरियल बी, इसमें भी ऐड हो रहा है और बाकी सारी चीजें तकरीबन वही हैं। चलिए स्टार्ट करें। लेकिन ये याद रखना है कि प्रोसेस जी में जो हम तैयार कर रहे हैं वो बाय प्रोडक्ट है, लेकिन इसका तरीकाकार कैलकुलेशन का वही होगा क्योंकि फर्दर प्रोसेस हो रहा है। ये जो अमाउंट है प्रोसेस जी से जो आप यहां ट्रांसफर कर रहे हैं, प्रोसेस वाई से आप 1400 यूनिट ट्रांसफर कर रहे हैं, जिसकी कॉस्ट 30800। इस पे डायरेक्ट मटेरियल ए तो नहीं लग रहा, लेकिन डायरेक्ट मटेरियल बी ऐड हो रहा है 20 यूनिट्स। 20 यूनिट्स ऐड हो रहे हैं, जिसकी कॉस्ट 1651 1651। उसके अलावा डायरेक्ट वेजेस उसने दी हुई है 500 और FOH उसी तरीके से आपने लेना है जैसे हमने पहले भी लिया। 240% लीजिएगा 500 का, 1200 आ गया, 240% यही आ रहा है। उसके बाद आइएगा क्रेडिट साइड पे, नॉर्मल लॉस। अच्छा, नॉर्मल लॉस लिख रहा है 5%, तो अगेन 5% किसका लूंगा, 1420 का, 71। और इसकी स्क्रैप वैल्यू दी हुई है 6 रुपीज 426। अच्छा अब देखो 1420 में से 71 अगर निकाल दो तो कितना बचेगा, और आपका जो आउटपुट है वो 1250 है, तो इसका मतलब नॉर्मल लॉस है। और बाकी अब आउटपुट है, आउट ऑफ बाय प्रोडक्ट की आउटपुट वो 1250 है। जी 39 एबनॉर्मल लॉस। ओके, अब इसकी उसी तरह यूनिट कॉस्ट निकालें। कॉस्ट ऑफ इनपुट, ये सारी टोटल करें कितनी इनपुट की कॉस्ट है, जी 34,151। ये इनपुट कॉस्ट आ गई, माइनस स्क्रैप वैल्यू 426, इनपुट यूनिट 1420 माइनस नॉर्मल लॉस 71 इन यूनिट्स, कितना आ गया 25 45 25। ठीक है जी, तो 99 इंटू 25 2475, 1250 इंटू 25 1250 इंटू 25। अब इसको प्लस कर लोगे तो वही आ जाएगा।
इसलिए मैंने कहा था इजी क्वेश्चन हो जाएगा। अच्छा जी, एग्जाम्पल नंबर 4 बिल्कुल इसको छेड़िएगा नहीं, ये नहीं होगी आपसे, ये काफ़ी टफ है, ये मुझे खुद करानी है। एग्जाम्पल 4 इसको छोड़ देंगे, मैं होमवर्क के लिए 1-2 क्वेश्चन दे दूँ। एग्जाम्पल 5, ये एग्जाम्पल 5 करोगे आप, ये हो जाएगी। एग्जाम्पल 6 भी अभी नहीं करनी, ये प्योर बाय प्रोडक्ट और ज्वाइंट प्रोडक्ट की ये मैं खुद करवाऊंगा पहले। 7 भी ज्वाइंट बाय प्रोडक्ट की है, 8 भी ज्वाइंट बाय प्रोडक्ट है। इसमें ज्वाइंट बाय प्रोडक्ट के क्वेश्चन बहुत अच्छे दिए हुए। अच्छा जी, एग्जाम्पल नंबर 9 जरूर कोशिश करें, ये हो सकता है आप कर लो, नगेट्स वाला। तो मैंने 2 एग्जाम्पल कौन कौन सी दी होमवर्क के लिए, 5 और 9 शायद। यस सर। जी हाँ जी, ठीक है, तो ये जरा कोशिश कीजिएगा आप करने की।